गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर से आ गए हैं आपसे बात करने के लिए 1857 से संबंधित पार्ट थर्ड लेकर उसके बारे में तीसरा क्लास आज देने जा रहे हैं कि क्या कारण था उस समय राजनीतिक और प्रशासनिक जिसके कारण हम 1857 तक पहुँचे। किस कारण से हुआ और कैसे कैसे हुआ आज उसके बारे में जानेंगे कि उसमें राजनीतिक और प्रशासनिक क्या योगदान रहा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो ये जानते हैं कि जो आग मेरठ से दिल्ली पहुंची थी वो धीरे धीरे पूरे भारत में कैसे पहुंची, आधुनिक यूपी तक पहुंची। उस समय आज जो हम बोल रहे हैं आधुनिक यूपी, उस समय यूपी नहीं था दोस्तों। उस समय यूपी का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध प्रांत था। ये आग जो था धीरे धीरे बिहार, बंगाल, पंजाब, दिल्ली आदि राज्यों में, पूरी उत्तर भारत बोल सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत में लग गई थी। तो हम ये पूछ सकते हैं कि ये आग दक्षिण भारत तक पहुंची थी कि नहीं। हाँ दोस्तों, ये आग दक्षिण भारत में भी लगी थी, पर एक जगह था मद्रास जहाँ ये आग नहीं पहुंच पाई थी। 1857 में जो विद्रोह था, जो पुलिस विद्रोह किया, उसमें जगह जगह पर जहाँ भी ये विद्रोह जाए वहाँ पर सिपाहियों का साथ स्थानीय लोगों ने भरपूर दिया। अपवाद में था मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, यहाँ पर स्थानीय लोगों ने सिपाही का साथ नहीं दिया। तो सिपाही का साथ ये नहीं दिया कि सिपाही का हित था और हम उसके साथ में लड़े, स्थानीय लोग लड़ रहा था, ऐसा कारण नहीं था। स्थानीय लोग भी अंग्रेज के शासन से परेशान थे और वो अपना परेशानी सिपाही के साथ लड़कर निकालना चाहते थे। तो 1857 का जो राजनीतिक कारण था, इसमें लॉर्ड वेलेस्ली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इसने हमारे यहाँ के राजाओं को एक तरह से अपंग करना चालू किया। तो इसने एक चीज़ लाया, एक संधि लाया, सहायक की संधि, जिसके कारण कई ऐसे राज्य थे जिसे सहायक के थ्रू अपने राज्य में मिला लिया और वहाँ के राजा को अपंग कर दिया गया। मतलब वो कोई काम का नहीं रहा, सहायक के तरफ पे रहो, बैठे रहो। तो सबसे पहला पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि सबसे पहला सहायक की संधि स्वीकार करने वाला कौन सा राज्य था। तो हैदराबाद। डेट पूछेगा दोस्तों तो 1798। फिर सीरियल है मैसूर, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, भोसले 1803। और ये सहायक संधि शुरू किया और इसके यहाँ पर अंग्रेज ने एक सैनिक रेजिमेंट, अपना एक सैनिक रेजिमेंट रख दिया। ये तो धीरे धीरे अपना पांव पसारना चाहता था, उस राज्य में अपना सैनिक रेजिमेंट लिया। और सैनिक जब अपना पकड़ हो जाएगा तो प्रशासन को लेने में अपने अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अंग्रेज बहुत ही चालाक था दोस्तों, वो धीरे धीरे कोई भी काम करता था। इसके बाद डलहौजी आए, जो इसने भी एक सिद्धांत दिया, विलय नीति या व्यागत सिद्धांत। अब विलय की नीति के द्वारा क्या था कि कोई भी राज्य गोद नहीं ले सकता है, कोई भी राज्य गोद नहीं ले सकता है। इस नीति के द्वारा सतारा, झांसी और जयपुर को अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो गोद लेने की प्रथा जब बंद कर दिया, इसके विरोध में झांसी ने एक बच्चा को गोद ले लिया, क्योंकि झांसी की रानी को तो अपना बेटा था नहीं। बस फिर क्या था, झांसी युद्ध में कूद गई। अब ये जितना राजा के साथ ये अपमानित का काम करता था, कोई सहायक नीति, कोई ये तो वो, तब सबके मन में द्वेष बैठा था कि कभी मौका मिले तो हम इसे बताएं।
अब अवध के नवाब के साथ क्या किया गया दोस्तों, देखिए। अवध के जो नवाब थे उस पर कुशासन का आरोप लगा दिया गया कि अपने राज्य पर सही से शासन नहीं कर सकता है। इसका आरोप लगाकर उसे पकड़कर कलकत्ता भेज दिया गया। मतलब नए नए हथकंडा अपनाते थे अंग्रेज, ये भारतीय राजा को परेशान करने के लिए, और उसे ये लगना चाहिए कि तुम राजा नहीं हो। इस तरह से परेशान किया गया भारतीय राजाओं को। एक इनाम कमीशन लाया गया। इनाम कमीशन 1854 में। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि इनाम कमीशन कब आया था? 1854 में। इसमें क्या था कि भारतीय राजाओं की जितना भी जागीर था सबकी जांच होगा। इस जांच के थ्रू उसमें जिसमें संपत्ति अधिक होगा उसे जब्त कर लिया गया। तो ऐसे 20,000 राजा थे जिसकी जागीर जब्त किया गया, जिससे अंग्रेज का राज्य कोष मालामाल हो गया, भर गया दोस्तों। अब है बाजीराव, पेशवा बाजीराव थर्ड। इसका दत्तक पुत्र जो था बस उसका पेंशन बंद कर दिया नाना साहब का। मतलब किसी भी तरह से भारतीय राजा को परेशान करना, किसी का पेंशन बंद करना, किसी पे कुशासन का आरोप लगा देना, सहायक की संधि से मिलना, इस तरह से अंग्रेज अपना क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ा रहा था। इससे भी से संतुष्टि नहीं हुआ और भी जब दक्षिण भारत की ओर कर्नाटक, तंजौर के नवाबों की उपाधि तक छीन ली कि चलो भाई पेंशन नहीं है, राजा हम नहीं रहे, तो उपाधि लगाकर घूम रहा था। नहीं, तुम उपाधि भी नहीं रख सकते थे, यहाँ तक तंग कर रहे। मैसूर का जो नवाब था उस समय, उसे पेंशन पर रख दिया। पहले पेंशन पर रखता था, कुछ दिन के बाद उसे पेंशन से खत्म, चलो हटो हटो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। चलिए दोस्तों, अवध के बारे में जानते, जो 1857 का बिंदु रहा था। तो अवध तो पहले अंग्रेज का बहुत वफादार हुआ करता था। अंग्रेज कुछ भी कर रहा है उसके बीच में अवध कभी भी हाथ नहीं लगाया कि जो करना है करने तो हमें कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अंग्रेज अवध को भी नहीं छोड़ा, इस पर कुशासन का आरोप लगाया। अंग्रेज इस पर कुशासन का आरोप लगाकर जो वहाँ का नवाब था बाजिद अली शाह, 1856 ईस्वी में उसे वहाँ से हटा दिया एवं कमिश्नरी जो था हेनरी लॉरेंस को बनाया। बाजिद अली को हटाकर अपना राज्य स्थापित करने के लिए अपना आदमी को वहाँ फिट कर दिया, और जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस। तो अब यहाँ का दोस्तों, अगर किसी भी राज्य का राजा को आप हटा दीजिएगा तो वहाँ की जनता चुप बैठेगी? जनता विद्रोह, और इतना विद्रोह किया कि अंग्रेज को परेशान कर दिया। जनता ने विद्रोह क्या? दिल्ली 1803। मुगल सम्राट बहादुर, अब देखिए इसका नया कारनामा अंग्रेज का। जो हमारे यहाँ मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, उसको अपमानित करने के लिए एम्स हर्ड अपमानित किया गया। अपमानित कैसे किया गया? बहादुर शाह जफर को एम्स हर्ड की बराबरी का दर्जा दिया। पहले तो मुगल सम्राट को बहादुर शाह जफर को एम्स हर्ड ने अपने बराबरी का दर्जा दिया, तो उसे लगा चलो ठीक है भाई, कम से कम बराबरी का दर्जा दे रहा है। कैसे? एम्स हर्ड बादशाह को समझा दिया कि बादशाह नामात्र के हो। इसके बाद है ऑकलैंड ने बादशाह को दावा और अधिकार क्षेत्र छोड़कर जाने का कह दिया। देखिए अब क्या हुआ, ये जो बादशाह था मुगल का, उसे बोला तुम बादशाह नहीं हो, नामात्र के बादशाह, अपना दावा और अधिकार क्षेत्र छोड़ दो। इसके बाद फिर आए लॉर्ड एलनबरो। ये क्या कह रहा है, ये क्या किया, गिफ्ट की जो प्रथा था राजा महाराजा को गिफ्ट देना, ये बंद कर दिया। सेना बंद, सिक्के पर सम्राट का चित्र छापना बंद करवा दिया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा
कौन सा लॉर्ड, कौन सा ये था किस किसके अधिपत्य में गिफ्ट देना बंद किया? तो आपको मारना होगा लॉर्ड एलनबरो। फिर आया लॉर्ड डलहौजी। जफर से लॉर्ड डलहौजी क्या गया? ये तो एक से एक कदम आगे बढ़ाते जा रहा है धीरे धीरे। इन्हें की कोई ऐसा अंग्रेज शासक नहीं आया कि भारतीय के लिए राज्य करना चाहता था, वो किसी भी तरह से भारत को लूटना चाहता था। जफर से रेड फोर्ट एवं मुगल महल को खाली करने के लिए कहा। तो ये पूछा कि हम तो भाई मुगल सम्राट, हम रहेंगे कहाँ? तो मजाक में डलहौजी ने कहा कुतुब मीनार में रहना। अब भाई कुतुब मीनार में रहने के लिए क्या चीज़ है? वहाँ तो सीढ़ी है, ऊपर चढ़े उतरे। अब मुगल अपमानित हुआ। लॉर्ड कैनिन, ये तो डलहौजी तो सिर्फ कहा था, डलहौजी तो सिर्फ कहा था कि आप खाली कर दीजिए, लेकिन लॉर्ड कैनिन आया तो इसने लाल किला और मुगल महल को खाली ही करवा लिया और अंग्रेज के संरक्षण में ले लिया। तो आप दोस्तों कमेंट में बताइएगा कैसा लगा पढ़ने में। लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत आता दोस्तों, आपको आपसे पूछेगा कि कुतुब मीनार, लाल किला किसने खाली करवाया था? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिन। गिफ्ट प्रथा किसने बंद करवाई थी? लॉर्ड एलनबरो। बादशाह को अपने दावा और अधिकार क्षेत्र छोड़ देने के लिए किसने कहा? लॉर्ड ऑकलैंड। तो पूछेगा क्वेश्चन कि बादशाह को अपने की बराबरी का दर्जा किसने दिया था? तो एम्स हर्ड। ये सब क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप 2 बार देखिएगा तो याद एकदम मस्त से हो जाएगा और ज़्यादा दिक्कत ना है। फिर से देख लीजिएगा। इसके बारे में और संबंधित जो क्वेश्चन अभी है बचा हुआ, पार्ट 4 आएगा। छोटा छोटा वीडियो करके डालते हैं दोस्तों कि पढ़ने में मज़ा आए। एक बार लंबा कर देंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी, आपको भी पढ़ने में बोर लगेगा। इसलिए छोटा छोटा पढ़ने में 10 मिनट 5 मिनट आप हंस खेल के पढ़ सकते हैं। कहीं किधर भी गए, क्रिकेट खेलने फील्ड पर कभी भी गए तो निकाल के सुन लिए, तो एक बार में हो जाए। चलो जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास यही बंद करते हैं।